सबको गुड मॉर्निंग। इस वीक रवीन सर आप लोगों की 950 वाली क्लास नहीं लेंगे। मैंने उनसे बात किया है, तो अभी मंडे ट्यूसडे मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ। वेंसडे का जैसा होगा हम ट्यूसडे को बताएंगे, हो सकता है वेंसडे भी आप लोग की क्लास लें। थर्सडे फ्राइडे हम आप लोग की क्लास नहीं लेंगे, सैटरडे को फिर लेंगे। ठीक है, तो इस वीक में थर्सडे फ्राइडे फॉर श्योर हम नहीं लेंगे आप लोगों की क्लास। सैटरडे को फॉर श्योर हम लेंगे, और मंडे ट्यूसडे तो हम ले ही रहे हैं। वेंसडे का मैं आपको बताऊंगी जैसा होगा, ट्यूसडे को बता दूंगी क्लास में, यानी कल की क्लास में बता दूंगी आप लोगों को कि वेंसडे हम ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस वीक 950 मेरा ही है। थर्सडे फ्राइडे नहीं चलेगा 950, मेरा कुछ और एंगेजमेंट है उस दिन, तो मैं उस दिन नहीं ले पाऊंगी क्लास। बाकी के दिन आई थिंक मैं सारे दिन लूंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। पार्ट्स करते हैं, लॉन्ग के हिसाब से बता रहे हैं आप लोगों को। तो अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स करते हैं तो आपको एक ही टॉपिक के वो दोनों पार्ट्स होंगे। तो हो सकता है आप लोगों से पूछ सकता है एक पार्ट में कि इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, समाकलन का जो एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में, आप वो डिस्कस करिए। या और सेकंड पार्ट में आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज आप लोग के साथ एक कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि या तो कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, या तो वो सेविंग्स फंक्शन के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। अब आप लोगों ने एक उसमें जब आप लोगों ने आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ा होगा आइडेंटिटीज के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम। ये आइडेंटिटी पढ़ी है आप लोगों ने, याद है? ठीक है, तो यही आइडेंटिटी आप लोगों ने कई तरीके से पढ़ी होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से भी पढ़ी होगी, या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, आपने कई तरह से पढ़ी होगी। हम लोग का यहाँ पर फोकस ये सबसे पहली वाली आइडेंटिटी से है, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई। क्योंकि हम लोग कहते हैं जब कंजम्पशन और सेविंग्स को हम ऐड कर दें तो टोटल जो इनकम है उसके बराबर होना चाहिए। अब आप चाहे एक पर्सन की बात कर लीजिए, चाहे आप पूरी इकोनॉमी की बात कर लीजिए। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप वाले क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें आपको कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग्स फंक्शन के बारे में कुछ पूछ रहा होगा और आपको इंटीग्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना होगा, तो हो सकता है आपको इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़े, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस इसमें आएंगे बेसिकली वो आपको दो फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चंस, या तो आपको कंजम्पशन के साइड से पूछ सकता है या तो आपको सेविंग्स के साइड से पूछ सकता है। तो इसमें मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, एमपीसी और एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान है? तो एमपीसी अगर मैं कहूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आप कहेंगे कि ये कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड है। और अगर एमपीएस कहें तो हम आप कहेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग्स फंक्शन से रिलेटेड है। हाँ, और दोनों का जो एडिशन करके आता है वो आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग्स फंक्शन नहीं देगा, क्वेश्चन आपको एमपीसी या एमपीएस की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एमपीसी की बात कर रहे होंगे तो आप कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे होंगे,
जब आप एमपीएस की बात कर रहे होंगे तो आप सेविंग्स फंक्शन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको ये पता है, मान लीजिए कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक कंजम्पशन फंक्शन लिख दूं, जस्ट अ सेकेंड। मान लीजिए हम कंजम्पशन फंक्शन कुछ ऐसा लिखते हैं, 2 + 0.5y। अगर ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है तो यहाँ पर आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये आपका एमपीसी है। ठीक है, या फिर हम ये लिख दें कि मान लीजिए सेविंग्स इज इक्वल टू 4 + 0.7y। तो आप यहाँ मुझे देख के कहेंगे कि ये जो 0.7 है ये एमपीएस है। ठीक है, जब आप कंजम्पशन फंक्शन में बात कर रहे होंगे तो y के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा होता है आप कहते हैं कि वो एमपीसी है, क्योंकि आप y का यानी इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। और आपका वही चीज जो कोफिशिएंट है वही एक्चुअली आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। और अगर आप सेविंग्स फंक्शन लिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि जो y का कोफिशिएंट है वो एक्चुअली में आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिखाता है। आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो समझने की बात कर रहे हैं, आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्म ऐसा होता है यूजुअली, और सेविंग्स फंक्शन का फॉर्म ऐसा होता है। तो अगर इस ऊपर वाले फंक्शन से, कंजम्पशन फंक्शन से आपको एमपीसी वर्कआउट करना है, या मैं ये कह दूं कि अगर आपने ऊपर वाले फंक्शन को, कंजम्पशन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आपने किया dc/dy, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y है उधर, तो आपको क्या मिल जाएगा? 0.5 मिल जाएगा, जो एक्चुअली में क्या है? एमपीसी है। ठीक है, अगर इसी तरह से हम कह दें कि आपने सेविंग्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया ds/dy, तो आपको मिल जाएगा 0.7, जो कि एक्चुअली में क्या है? एमपीएस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर है। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन जो है आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आपको मिलता है आप कह सकते हैं कि वो एमपीसी है, और सेविंग्स फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आपको मिलता है आप कह सकते हैं कि वो एमपीएस है। ठीक है, ये बात आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग्स फंक्शन नहीं दिया होगा, आप इंटीग्रेशन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन लगाने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड फंक्शन दिया होगा, तो यानी वो आपको एमपीसी दे सकते हैं, वो आपको एमपीएस दे सकते हैं, क्योंकि आपको या तो कंजम्पशन फंक्शन उससे कैलकुलेट करना है या तो आपको उससे सेविंग्स फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि अब जो है आपको ये पता है कि क्वेश्चन में आपको एमपीसी की बात किया होगा। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं, जो ये 2 है या ये जो 4 है। इसी फंक्शन को इधर लिखती हूँ फिर पूछती हूँ आप लोगों से। मान लीजिए कंजम्पशन फंक्शन हमने लिखा 0.2 + 0.5y, और सेविंग्स फंक्शन मैंने लिखा 4 + 0.7y। अब ये बताइए इसमें जो 2 है इसे हम क्या कहते हैं, और इसमें जो 4 है इसे हम क्या कहते हैं? टू के बारे में बताइए क्या कहते हैं। अच्छा, और ये जो 0.5y है इसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन के दो पार्ट्स हैं, अलग अलग तरह का कंजम्पशन कहते हैं, आपको हिंट कर रही हूँ। ठीक, तो 2 हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी वो कंजम्पशन जो आपका इनकम पर डिपेंड नहीं कर रहा। और 0.5y अगर कहेंगे तो वो क्या होगा? ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो कौन सा कंजम्पशन कहलाता है? नहीं, एमपीसी तो सिर्फ 0.5 है, हम 0.5y पूछ रहे हैं, टोटल हम उसे क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो आप लोगों को ध्यान है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में इंड्यूस्ड का मतलब होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, या आप यही सेम चीज आप इसके लिए कर सकते हैं नीचे वाले फंक्शन के लिए। यहाँ पे 4 आपका ऑटोनॉमस सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि अब आप सेविंग्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, और 0.7y आपका इंड्यूस्ड सेविंग हो जाएगा। ठीक है,
तो मतलब क्या है इसका, अगर आप लोगों को पता है कि अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन ऐसे हम लोग बनाते हैं जब, तो आपने कहा कि आप इधर इनकम ले रहे हैं, इधर आप कंजम्पशन ले रहे हैं, और मैंने मान लीजिए यही सेम फंक्शन c इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5y, मैंने इस लाइन का ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो ये वाला पार्ट है, मान लीजिए 0 से लेके s तक, ये जो पार्ट है ये आपका ऑटोनॉमस है, जो कि आपका उसमें फंक्शन में 2 दिखा रहा है। और इसके ऊपर क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है वो आपका इंड्यूस्ड है। तो मतलब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ऑटोनॉमस का मतलब है कि आपका कंजम्पशन या सेविंग्स का वो पार्ट जो आप कर तो रहे हैं, बट आपका उससे इनकम, करंट इनकम से कोई लेना देना नहीं है। और आपका जो इंड्यूस्ड है वो आपका इनकम पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर बाकी आप जितनी इनकम अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से आप जितना खर्च करेंगे या जितना आप सेव करेंगे वो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन या इंड्यूस्ड सेविंग कहलाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों रिवाइज कराई, क्योंकि क्वेश्चन जब आप लोगों को देगा तो आपको ये सारी चीजें पूछेगा, उसमें सारी चीजें दिया होगा और आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हैं, अब आप लोगों के साथ सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका एमपीसी 0.8 है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका कंजम्पशन फंक्शन डिफरेंशिएट किया गया होगा और उसमें एमपीसी आपका 0.8 रहा होगा, एंड जो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो है आपका ₹40 व्हेन इनकम इज 0, जब इनकम 0 है तब आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 के बराबर है, 40 के बराबर है। फाइंड द कंजम्पशन फंक्शन। आपको कंजम्पशन फंक्शन फाइंड करना है, आपको एमपीसी दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि जब इनकम 0 है तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 के बराबर है। तो आपको पता है कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, तो आप एमपीसी को डिफरेंशिएट करेंगे, और सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन के फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा तब आपको 0.8 मिला होगा, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए आप एमपीसी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम, क्योंकि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि 0.8 विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू dy। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0.8y प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन होगा। और आप डायरेक्टली k की जगह 40 नहीं लिख सकते, ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आपको क्वेश्चन में टीएफसी दिया है बट आप डायरेक्टली कांस्टेंट की जगह टीएफसी नहीं लिख सकते। तो उसी तरीके से आप डायरेक्टली इस के की जगह आप जो है ये 40 नहीं लिख सकते, वो आपको कुछ और बता रहा है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जब इनकम 0 हो तब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 के बराबर है। तो अगर इस केस में ये जो आपका आया, हम इसमें इनकम को 0 कर दें तो आपका जो सी कंजम्पशन है यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। इफ y इज इक्वल टू 0 तो आपका सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब y इज 0 तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हेन y इज 0 c इज इक्वल टू 40, सो k इज इक्वल टू 40। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि कंजम्पशन का जो फंक्शन आएगा, आप क्योंकि ऑटोनॉमस हम लोग पहले लिखते हैं 40 प्लस 0.8y, ये आपका कंजम्पशन का फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया। आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ ऑटोनॉमस कंजम्पशन अपने इक्वेशन में पुट अप नहीं करेंगे। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन में कहा कि इनकम जब 0 हो तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 है। नहीं समझ में आया आकाश को। मैंने कहा आप यहां तक समझ में आया जब तक हमने फंक्शन को इंटीग्रेट किया और आगे के लगाया है। आकाश डोगरा, आपको यहां तक समझ में आया जब हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करके 0.8y प्लस के किया, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो k है कांस्टेंट है, ये एक्चुअली में आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये आप कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें इसकी जगह 40 रखना है, इसलिए हमें प्रूव करना है। हमें पता है कि वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है बट वी हैव टू प्रूव। तो हम क्या करेंगे, हम ये माने कि अगर
आपका फंक्शन आया है c इज इक्वल टू 0.8y प्लस के। तो अगर हम लिखें कि इफ y इज इक्वल टू 0, अगर इनकम 0 हो जाए तो आपका ऊपर वाला फंक्शन में क्या हो जाएगा, c आपका k के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकम 0 होने पे c k के बराबर है, एक इंफॉर्मेशन आपको ये मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इनकम 0 होती है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 40 है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यूजुअल नोटेशन में आपको पता है कि कंजम्पशन आपका क्या होता है, a प्लस बी वाई के फॉर्म में होता है, अगर हम कोई डिजिट्स ना लिखें, जिसमें आपको ये पता है कि ये जो a है ये आपका ऑटोनॉमस कंपोनेंट है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनकम 0 हो तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 है, यानी अगर ये 0 हो जाए, क्योंकि अगर इनकम 0 हो गई तो मतलब ये 0 हो गया, तो c आपका 40 के बराबर है। लेकिन एक्चुअली में जब इनकम 0 होती है तो c किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब इनकम 0 हो तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 40 है, और हमारे इस केस में जब इनकम 0 हो तो हमारा कंजम्पशन k के बराबर है। तो वी कैन से कि ये जो k है यही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जो कि आपका 40 के बराबर है। इसलिए हम इस k की जगह 40 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रूविंग कि ये जो k है यही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो आप अपने कंजम्पशन फंक्शन को मॉडिफाई कर लीजिए और 40 पहले लिख लीजिए, 40 प्लस 0.8y, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन आ गया इस फॉर्म में, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई वाले फॉर्म में। अभी क्लियर है? आकाश डोगरा को अभी भी क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, तो आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में आपको एमपीसी दिया हुआ है, और एमपीसी इस बार थोड़ा चेंज्ड फॉर्म में है। एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.001 वाई, ये आपका एमपीसी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन यानी कि सी इज इक्वल टू 0.2। सॉल्व करिए, मुझे बताइए कंजम्पशन फंक्शन क्या आएगा। जीरो पॉइंट फाइव वाई माइनस 0.001 वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 0.2। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन आपका आ रहा है 0.5y माइनस 0.001 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.2, जहां पर आपका ये जो 0.2 है ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन को दिखा रहा है, और ये वाला आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन को दिखा रहा है।
इंड्यूस्ड, देखिए आपके कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्म थोड़ा सा बदल सकता है, जैसे कि इस वाले केस में हुआ है। हाँ, हमारा जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन था वो नॉन लीनियर हो गया है, बट जिस भी टर्म के साथ y जुड़ा हुआ होगा वो सारे टर्म आपके इंड्यूस्ड होंगे, क्योंकि अगर जैसे 0.5 के साथ y लिखा हुआ है, 0.001 y स्क्वायर बाय अपॉन 2 है, यानी कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये आपका इनकम पर डिपेंड कर रहे हैं। y की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इन दोनों टर्म की टोटल वैल्यू क्या बन रही है। तो आपकी कंजम्पशन फंक्शन में जिन जिन टर्म्स के साथ y जुड़ा हुआ होगा उन सारे टर्म्स को आप कहेंगे कि ये आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, और जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा वो आपका ऑटोनॉमस टर्म कहलाएगा, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो y से नहीं अफेक्ट हो रही होगी। राकेश गुप्ता लास्ट वाले में +0.2 होगा। आई थिंक आपसे पॉइंट या तो मिस हो गया है। ठीक है, अब इसी में आप लोगों को एक थर्ड डायमेंशन बताते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स तो देखिए आप लोगों से कंजम्पशन फंक्शन ही पूछेगा, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि वो आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन की इंफॉर्मेशन ना दे। अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें कंजम्पशन फंक्शन की इंफॉर्मेशन थी, बट ऐसा हो सकता है कि वो आपको कंजम्पशन फंक्शन की इंफॉर्मेशन ना दे के वो आपको सेविंग्स फंक्शन की इंफॉर्मेशन दे। अब सेविंग्स फंक्शन की इंफॉर्मेशन देगा तो आपको लगेगा कि हमें सेविंग्स फंक्शन निकालना है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो आपको सेविंग्स फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन दे लेकिन वो आपसे कहे कि आप कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट करिए। तो इन दैट केस c प्लस एस इक्वल टू वाई वाली आइडेंटिटी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी हुई है जो कि है आपका 0.5 प्लस 0.2 y रेज टू पावर -2। ये आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कंजम्पशन फंक्शन इफ कंजम्पशन इज rupees 50.01 when income is rupees 200। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, आपको निकालना तो कंजम्पशन फंक्शन ही है बट आपको इंफॉर्मेशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में दी हुई है और आपको कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई है 50.01 जबकि आपकी इनकम 200 है। तो इस केस में ये ध्यान रखिएगा जब आपका जो कांस्टेंट आएगा लास्ट में आप उसकी जगह सारा मैनिपुलेशन करके ये नहीं लिख सकते कि उसकी वैल्यू 50.01 है, क्योंकि इस केस में इनकम 0 नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि इनकम 200 है, तब आपका कंजम्पशन 50.01 है। तो आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना कांस्टेंट वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास 2 तरीके हैं यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन निकालने के, या तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगाइए c प्लस एस इज इक्वल टू वाई वाली, या फिर आप ये वाली आइडेंटिटी लगाइए जिसमें जो आप लोगों ने मुझे अभी बताया था MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो इन दैट केस अगर आप MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 लगाते हैं तो आप फंडामेंटल यहीं से चेंज कर लेंगे। आपको MPS दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले से MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 से अगर आपको MPC निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस MPS। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले इस MPS से MPC निकाल लीजिए और फिर आप MPC को इंटीग्रेट कर लीजिए, आप फिर बाकी कंजम्पशन फंक्शन वाला काम कर लीजिए। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस MPS से सेविंग्स फंक्शन निकालिए। ये MPS कैसे आया होगा, ये MPS किसी सेविंग्स फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आया होगा। ठीक है, तो अगर आप MPS को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा सेविंग्स फंक्शन, और फिर जब वो सेविंग्स फंक्शन मिल जाए तो जो ये वाली आइडेंटिटी थी c प्लस एस इज इक्वल टू वाई, इसमें से आप c इज इक्वल टू वाई माइनस एस करके कंजम्पशन फंक्शन को निकाल लीजिए, और फिर उसमें जाहिर सी बात है आपको सारी वैल्यूज नहीं पता होंगी तो फिर आप वर्कआउट करिए और उसको कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, तो हम ये वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं, सेकंड वाला। आप चाहें तो पहला वाला कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग सेकंड वाला वे अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि सबसे पहले हम इस MPS को इंटीग्रेट करके सेविंग्स फंक्शन निकाल लेते हैं। यानी कि सेविंग्स फंक्शन कैसे आएगा आपका,
एमपीएस को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, सेविंग्स फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? 0.5y, ठीक है, 2y रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। यहाँ पे चलिए सी की जगह हम लोग कोई और कांस्टेंट के या कुछ और यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी हम कंजम्पशन फंक्शन पे भी काम कर रहे हैं। तो अमित सिंह जो दिया है उसमें +0.2y रेज टू पावर -1 अपॉन -1 है, तो एक्चुअली वो माइनस हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा वो होगा 0.5y माइनस 0.2 y रेज टू पावर -1 प्लस मान लीजिए कोई कांस्टेंट है आपका k। ठीक है, सी देखिए, जब आप लोग कंजम्पशन फंक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो अवॉइड करिएगा कांस्टेंट की जगह सी लिखने की, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम कंजम्पशन के लिए भी सी इस्तेमाल करेंगे और आप कांस्टेंट के लिए भी सी यूज करेंगे, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। सो फॉर दैट रीजन जब आप लोग कंजम्पशन या सेविंग्स या कोई भी ऐसा आप एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो कांस्टेंट को, जहां पे आप ऑलरेडी सी से कुछ डिनोट करते हो, जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट फंक्शन है तो आप वहां पे सी से कॉस्ट को दिखाते हैं, या कंजम्पशन फंक्शन में आप सी से कंजम्पशन को दिखा रहे हैं, तो इस वाले कांस्टेंट की जगह आप कोई भी और डिजिट को लेटर को यूज कर लीजिए, बट सी को फिर अवॉइड करिएगा, वरना आप ही लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपको मिल गया आपका सेविंग्स फंक्शन। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा के c इज इक्वल टू वाई माइनस एस कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेते हैं। तो c इज इक्वल टू वाई माइनस एस, यानी कि ये वाला जो पूरा फंक्शन है माइनस हो जाएगा, तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस एस कर रहे हैं ना हम लोग, यानी कि y माइनस 0.5y माइनस 0.2y रेज टू पावर -1 प्लस k, दैट इज y माइनस 0.5y प्लस 0.2y रेज टू पावर -1 माइनस k। ठीक, या फिर c इज इक्वल टू, ये जो y है एक्चुअली में क्या है 1y, तो 1y माइनस 0.5y प्लस आपका 0.2 y रेज टू पावर -1 माइनस k। ठीक है, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, y को नीचे ले आते हैं, तो 0.5y प्लस 0.2 सॉरी प्लस 0.2 अपॉन y माइनस k। ठीक है, ये आपको कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है। क्वेश्चन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। क्या दिया था कि जब आपका इनकम 200 हो तो आपका कंजम्पशन 50.1 है, 50.01 है, यानी कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इनकम जीरो नहीं है इस बार, तो c की जगह 50.01 रखिए, इनकम की जगह हर जगह 200 रखिए, प्लस 0.2 अपॉन 200 माइनस k, या फिर k को इधर लेते आइए और इसको इधर ले जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.5 इंटू 200 प्लस 0.2 अपॉन 200 माइनस 50.01। सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि k की वैल्यू क्या आ रही है। जो भी k की वैल्यू आ रही होगी वो आप इस फंक्शन में यहाँ पर रख देंगे और तब आपको अपना कंजम्पशन फंक्शन मिल जाएगा। a की वैल्यू अप्रोक्स 50 आएगी, शायद कुछ डेसिमल में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हो जाएगा c इज इक्वल टू आपका, अब ये जो k है ये आपका इधर 50 के अराउंड हो गया है,
तो आप यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपका ये इक्वेशन है इसमें, जो आप यहाँ पर लेकर आए हैं। तो k आपका माइनस k था, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 0.5y प्लस 0.2 अपॉन y माइनस 50। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगा इस वाले से। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और आपको y इज इक्वल टू 1 कैसे है, मैं यहाँ पर सिर्फ y लिखूं या मैं यहाँ पर 1y लिखूं, बात तो एक ही है। अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगाया दैट मींस उसके आगे 1 है। मेरा चलिए अब मैं ये भी सॉल्व करूं, आई मीन सीरियसली आप लोग ये नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पर है। मैं इसको बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगी, आप लोग सॉल्व करके आंसर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1y क्यों माना, जब आप किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिख रहे होते हैं तो दैट मीन्स आपने 1 लगा रखा है। अगर आपको मिराज अली प्लस माइनस नहीं आता तो आई एम सो सॉरी, मैं प्लस माइनस नहीं सिखाने वाली हूँ यहाँ पे, आप अपने साथियों से थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं वैसे भी जितना बेसिक से हो सकता है आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बताना नहीं होना चाहिए, बट मैं फिर भी वहां से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कई सारे बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं है। बट अगर कोई बच्चा मुझे आके ये बोले कि उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता तो आई एम सो सॉरी, उसको मैथ्स नहीं लेना चाहिए फिर, क्योंकि हम ये क्लास में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। क्योंकि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये ना बच्चे बेसिक्स में पढ़ के आते हैं, चाहे किसी का मैथ्स 11 12th में रहा हो या ना रहा हो। और इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी हार्डकोर मैथमेटिक्स है जो किसी बच्चे ने पढ़ी नहीं होगी। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप उस पर वर्क करिए। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक मैंने एप्लीकेशन में बेसिकली जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ सारे डिस्कस कर लिए। इसके अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इसी में, जो इसका एक मेन एप्लीकेशन आता है आप लोगों का लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। तो लॉन्ग में इंटीग्रेशन का जब एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो वो आपका दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकता है। मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट क्लास में पढ़ के आने के लिए बोला था, आपका कंज्यूमर सरप्लस और आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। जब भी देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है वो सारा ऐसा है कि एक पार्ट में पूछ सकता है, दूसरा पार्ट में कुछ और पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक। तो जब लॉन्ग में आएंगे इसमें तो आप लोगों से सिर्फ ये कहे कि आप कंज्यूमर सरप्लस निकालिए या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए, ये जरूरी नहीं है। वो आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्योंकि पढ़ के आने के लिए कहा था, तो अब आप लोग बताएंगे कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता का अतिरेक और प्रोड्यूसर सरप्लस उत्पादक का अतिरेक क्या होता है, शॉर्ट में मुझे समझाइए। ये आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। निशु मौर्य आपने लिखा है कि व्हाट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एंड व्हाट ही एक्चुअली सेल्स। आप क्वांटिटी की बात कर रही हैं या किस चीज की बात कर रही हैं, थोड़ा क्लैरिफाई करिए। डिमांड साइड कंज्यूमर होता है, ठीक है, वो तो ठीक है। आप प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं निशु, वो तो ठीक है, आपने प्रोड्यूसर के बारे में लिखा। अनुपम आपने जो एपी और एमएपी लिखा है इसको क्लैरिफाई करिए। आप प्रोड्यूसर सरप्लस को एक्सप्लेन कर रहे हैं आई थिंक, तो इसको ओपन करके लिखिए। ऋत्विक पाठक ने जो डेफिनेशन दी है कंज्यूमर सरप्लस की, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द एक्चुअल प्राइस। और क्योंकि उन्होंने लिखा है कंज्यूमर जो विलिंग टू पे है, वो पहले लिखा है
दैट मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार है और एक्चुअल प्राइस कम है, तो आप कह रहे हैं कि दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। यानी मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो आप कुछ सोच के जा रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए इतनी प्राइस देंगे, लेकिन मार्केट में उससे कम पर कहीं पे प्राइस निर्धारित हो चुकी है। तो आपका जो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग थी कि आप सोच के गए थे कि आपको मान लीजिए 100 रुपए में कोई कमोडिटी मिलती, बट आपको वो 80 रुपए में मिल गई, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस को एक्सप्लेन करिए। अभी तक मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिली है आप लोगों से। जैसे आपने कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से प्रोड्यूसर की साइड से इस सरप्लस को एक्सप्लेन करिए। निशु मौर्य, आपकी डेफिनेशन अभी भी अधूरी है, आपने वही सेम डेफिनेशन मुझे लिख के भेजी है। और अपनी डेफिनेशन पर थोड़ा गौर फरमाइए। आपने प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन आप मुझे दे रही है, तो आप कह रही हैं कि प्रोड्यूसर जो बेचने को तैयार है और जो वो एक्चुअली बेच पाता है। अगर आप प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर रही हैं तो मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस उत्पादक का अतिरेक, ये एक पॉजिटिव फिगर होगा, राइट। तो अगर आप ये कह रही हैं कि प्रोड्यूसर विलिंग टू जो सेल है, यानी वो ज्यादा होगा और जो एक्चुअली सेल करता है वो कम होगा, तभी आप कह रही हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस हो सकता है। आपकी डेफिनेशन को आप फिर से पढ़िए। नहीं प्रबोधनी, ये डेफिनेशन सही नहीं है। टोटल अमाउंट दैट अ प्रोड्यूसर बेनिफिट्स, आप ये जो बोल रही है ना, ये प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। हाँ, अनुपम की डेफिनेशन सही है। एक्चुअल जो प्राइस होगी मार्केट में और जो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस होगी, किसको? प्रोड्यूसर को। इफ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल द कमोडिटी एट अ लोअर देन द मार्केट प्राइस, ये भी ठीक है। अगर देखिए, जैसे कि कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे है कि वो कुछ सोच रहा है कि वो इतना कम से कम पे कर देगा इस कमोडिटी के लिए, और उसको उससे कम पे करना पड़ता है मार्केट में जाके, तो वो उसका सरप्लस हुआ। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सोचता है कि एटलीस्ट उसको इतना तो मिल जाएगा अपनी कमोडिटी के लिए। मान लीजिए उसने कहा कि उसको एटलीस्ट 50 रुपए तो मिल जाएगा अपनी हर यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए, पर मार्केट प्राइस निर्धारित कहाँ होती है? 80 रुपीज में, तो उसको 30 रुपए पर यूनिट ज्यादा मिल रहा है। तो ये उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है, यानी विलिंगनेस टू गेट या विलिंगनेस टू रिसीव जो था उसका, उससे ज्यादा उसको मिल जा रहा है मार्केट में। देखिए, आप लोग ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं ना मुझे, टोटल अमाउंट दैट अ प्रोड्यूसर बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ गुड, ये डेफिनेशन मानी नहीं जाएगी सही, अनलेस एंड अनटिल आप विलिंग वाला पार्ट ऐड करते हैं, विलिंगनेस की बात करते हैं। जब तक आप विलिंगनेस की बात नहीं करते, तब तक आप सरप्लस का कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ना, अतिरेक का कॉन्सेप्ट, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एक एक ही टाइम पीरियड में एक ही कमोडिटी के लिए एक ही मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर सरप्लस अलग अलग हो सकता है, या अलग अलग प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर सरप्लस अलग अलग हो सकता है। और ये डिफरेंस कहाँ से आता है? विलिंगनेस से। कौन कितना पाना चाहता है या कौन कितना देना चाहता है। तो ये हर पर्सन का एक अपना इंडिविजुअल उसका बिहेवियर है। तो आप जब भी सरप्लस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको विलिंगनेस वाला पार्ट डालना पड़ेगा। हाँ, कंज्यूमर जिस प्राइस पर खरीदने को तैयार है और प्रोड्यूसर जिस प्राइस पर बेचने को तैयार है, ये जो है, यहां से आप पैमाना सेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस से डिफर करने का। अब मान लीजिए एक ही मार्केट है, उसमें एक एक कंज्यूमर सोच के जाता है कि वो एट द मैक्सिमम 100 रुपए देगा किसी कमोडिटी का। उसी सेम कमोडिटी का उसी सेम मार्केट में कोई दूसरा कंज्यूमर सोचता है कि मैं 90 रुपए से ज्यादा इस कमोडिटी का नहीं दूंगा। तो दोनों की विलिंगनेस टू पे अलग अलग हो गई। एक सोच रहा है कि वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, एक सोच रहा है कि वो 90 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो तो कहीं एक ही पॉइंट पर निर्धारित होगी, और वो मार्केट प्राइस मैंने आपसे कहा कि 80 रुपए पर निर्धारित हो गई।
तो एक कंज्यूमर के लिए उसी मार्केट में उसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर सरप्लस 20 का हो गया, और उसी दूसरे कंज्यूमर के लिए उसी मार्केट में वो 10 का हो गया, क्योंकि एक सोच के गया था कि वो 100 में खरीदेगा तो उसको 80 में मिल गया, दूसरा सोच के गया था कि वो 90 में खरीदेगा, उसको 80 में मिल गया। तो एक का डिफरेंस 20 का बन रहा है, एक का डिफरेंस 10 का बन रहा है। कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ जो बदला है वो ये कि कंज्यूमर बदला है। हम अलग अलग कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अलग अलग विलिंगनेस टू पे अपना डिसाइड किया था। तो आप समझिए, जो सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो कहीं और से नहीं आता, वो आपके विलिंगनेस के बारे में है कि आप कितना देने को तैयार है या आप कितना लेने को तैयार है। उसी तरीके से जब प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर करता है तो उसका कोई सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। तो वो सप्लाई कर्व क्या दिखाता है? वो सप्लाई कर्व ये दिखाता है कि कोई प्रोड्यूसर मार्केट में जब जाता है तो वो कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी को कितने प्राइस पर बेचने को तैयार है। तब आप कहते हैं कि आपका जो सप्लाई का कर्व है वो आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग है। कहते हैं आप, कहते हैं कि जैसे जैसे कोई प्रोड्यूसर ज्यादा बनाता जाएगा वो ज्यादा प्राइस का एक्सपेक्टेशन रखता जाएगा। बट ये जो आपका सप्लाई कर्व है ये प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर अलग अलग हो सकता है। किसी का सप्लाई कर्व ऐसा हो सकता है, किसी का सप्लाई कर्व थोड़ा ज्यादा खड़ा हुआ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई प्रोड्यूसर क्या सोच के जा रहा है मार्केट में। सब देखिए, कॉस्ट हर एक प्रोड्यूसर की कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए सारे प्रोड्यूसर की कॉस्ट जो आ रही है, किसी कमोडिटी को बनाने में जो लागत आ रही है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब एग्जैक्टली सेम नहीं बोल रहे क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी जो है लिमिटेशंस हो सकती हैं। किसी ने कोई सस्ता सामान खरीद के लगाया है अपने प्रोडक्ट को बनाने में तो वो थोड़ा कम रेट पे बेचने को तैयार हो सकता है। किसी ने ज्यादा क्वालिटी का सामान लगाया अपने प्रोडक्ट को बनाने में तो वो ज्यादा रेट पर बेचने को तैयार होगा। लेकिन जो कीमत निर्धारित होगी मार्केट में वो तो वही होगी ना जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। तो ये जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है किसी एक मार्केट में, ये तो सबके लिए सेम है। तो ये कितना डिफरेंस क्रिएट होगा ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि प्रोड्यूसर क्या सोचता है या कंज्यूमर क्या सोचता है। क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो तो सबके लिए सेम होगी, वो हर एक प्रोड्यूसर को वही मिलेगी या हर एक कंज्यूमर को वही मिलेगी। तो जब आप लोग सरप्लस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें तो उसको प्रॉफिट से कंफ्यूज मत करिए। सरप्लस आप कह सकते हैं कि इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉफिट बट इट इज नॉट एक्चुअली प्रॉफिट। अगर हम इसको मीनिंग में समझें तो प्रॉफिट क्या होता है? आप कहते हैं कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर लीजिए तो ये आपका प्रॉफिट है, राइट। बट सरप्लस क्या होता है? आपने कुछ सोचा है और आपको मार्केट में कुछ और मिल रहा है। आपने जो सोचा है जरूरी तो नहीं कि आपने अपने कॉस्ट के हिसाब से ही सोचा हो सकता है कि आपकी कॉस्ट बनाने में आई हो 50 रुपए की, पर आप सोच रहे हैं कि आप उसको 70 में बेचेंगे, तो आपका सोचना अलग हो सकता है। और क्योंकि आपने सोचा है कि 70 में बेचेंगे और मार्केट प्राइस तय हो रही है मान लीजिए 80 पे, तो जो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है वो तो 10 का ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो क्योंकि कॉस्ट आपकी 50 है तो आप यहाँ 50 कह रहे हैं, रेवेन्यू आपको 80 मिला है तो आप कह रहे हैं 80, तो प्रॉफिट इस केस में 30 हो गया। तो प्रॉफिट और सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस सेम हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जब आप सरप्लस के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो सरप्लस इज अ कॉन्सेप्ट जो आपके साइकोलॉजी पर बेस्ड है कि आप कितना लेना चाहते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर, हम लोग जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एकदम कट टू कट करते हैं कि आपने जितना कमाया और जितना आपने लगाया। बट एक्चुअली में कोई प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि वो जितना लगा रहा है सिर्फ उतना ही कमाए। वो चाहता है कि जितना लगा रहा है वो उससे ज्यादा अर्न करे मार्केट में। तो उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी कॉस्ट से ज्यादा होगी, डेफिनेटली होगी। तो उसकी एक्सपेक्टेशन जब उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, जैसे कि हमारे केस में वो 70 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो 70 को पैमाना सेट करेगा। 70 उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से वो कंपेयर करेगा कि उसको एक्चुअली में कितना मिल रहा है मार्केट में, और वहां से वो कंपेयर कर रहा है कि एक्चुअली में उसको सरप्लस कितना मिल रहा है, जो कि उसका एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल फिगर प्रॉफिट का जो है वो 30 है, ठीक है, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा रोल है जब आप सरप्लस को डिफाइन कर रहे होंगे। वही एक्सपेक्टेशन आपकी विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू गेट या सेल उसकी बात कर रहा होगा। तो जब आप एक्सप्लेन करें सरप्लस का कॉन्सेप्ट तो उसको प्रॉफिट से कंफ्यूज ना करें। क्लियर है मैं जो समझा रही हूँ?
दोनों सेम हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हैं। आप एकदम डेफिनेशन में क्लियर रहिए, सरप्लस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, इसको नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आप लोग के साथ थोड़ा डायग्रामेटिकली समझूंगी। उसामा, आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं, 10:40 ऑलमोस्ट है। हम इसे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाएंगे कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। एक बार फिर से समझाऊंगी आप लोगों को। तब तक आप लोग ये काम करिएगा कि माइक्रो की कोई बुक उठाइएगा और थोड़ा सा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोनों, इसको पढ़ के आइएगा। हाँ, यही सेम टाइमिंग रहेगी 9:50 की। ठीक है, तो इसको पढ़ के आइएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट को, और तब हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे पहले तो। और जब डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, उसके बाद मैं आप लोग के साथ इसका फॉर्मूला डिफाइन करूंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 5 पेपर नहीं, आप लोग को 4 पेपर देने हैं। जो पहले 3 पेपर कंपलसरी है, और जो चौथा पेपर है और जो 5वां पेपर है, उसमें आपको चॉइस है। आप या तो थॉट का दीजिए या तो मैथ्स का दीजिए, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन है आपका। कल क्लियर करूंगी ओसामा आपको, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस एंड प्रॉफिट। तब तक आप लोग ये करिएगा बस कि बुक से एक बार कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को पढ़ के आइएगा, तब आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग डायग्रामेटिकली डिस्कस करने के बाद मैं फॉर्मूले पर आऊंगी, क्योंकि हम लोग मैथ्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मूले से मतलब है, हम लोग को डायग्राम नहीं दिया होगा। आकाश डोगरा, आप लोग का पेपर ऑनलाइन होना है, ठीक है। तो ये जो आपका थॉट वाला और मैथ्स वाला जो पेपर है, ये आपको एक ही दिन पर एक ही टाइम पे मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपको दोनों पेपर अपलोड करने हैं या एक पेपर अपलोड करना है। डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं आपके दोनों पेपर, तो सोच समझ के करिएगा। कब तक पढ़ाऊंगी मैं मिराज अली, इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पूछ रहे हैं आप ये बात, ये मुझे बताइए। सूर्य प्रताप सिंह बघेल, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व में मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अनसॉल्व में देख लीजिए, हम लोग जिस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग उसके हिसाब से वो कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन। लास्ट क्लास तब होगी मिराज अली जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप जानना क्या चाहते हैं, मुझे क्लियर बता सकते हैं। मैं लिख के दे दूं कि मैं इतने क्लास में सिलेबस कंप्लीट करूंगी, तो ये नहीं हो पाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना जल्दी समझ रहे हैं। मैं चाहूँ तो ये जितना मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताया, मैं रश करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकती थी आज का आज। वो डिपेंड करता है कि मुझे आप लोग की स्पीड के हिसाब से चलना है। आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस देखते जाइएगा, हम लोग जिस तरह के लगा रहे हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। अनसॉल्व में बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बहुत एक ही जैसे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो हर एक टाइप का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप लगाइए, उसको आपको आना चाहिए लगाने के लिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो अनसॉल्व को यूज करने का तरीका ही यही है कि आप शॉर्टलिस्ट करिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं अनसॉल्व में, और उस तरह के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए आप लोग। मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए क्लास आज की ओवर कर रहे हैं, कल हम लोग 9:50 पर ही कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ओके फिर।